Hey guys, so let's continue with this basic accounting terminologies now. And under that, we will be studying two different terms, solvent and insolvent. So किसको solvent कहा जाता है, किसको insolvent कहा जाता है? Come on friends, let's understand this in a bit detail now. ठीक है? So basically, in a solvent, if a person's assets are more than his liabilities or equal to his liabilities, he is said to be a solvent person. ठीक है? मतलब समझ लो एक sole proprietor है. राइट अभी आप लोग को ये बात तो अच्छे से पता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज किसको कहा जाता है. राइट सिंस वी हैव स्टडीड दैट इन द प्रीवियस 2 to 3 पार्ट्स. राइट ठीक है, तो हम लोग ने वहां पे स्टडी किया हुआ था. एसेट्स मतलब खुद की मालिकी की चीज है. लायबिलिटीज मतलब जो हमको कभी ना कभी पे ऑफ करना है. हम लोग ने किसी न किसी तो उधार पे लिया था. राइट तो हम लोग को उसको उधार को चुकाना पड़ेगा. ठीक है, तो समझ लो मैं एक सोल प्रोपराइटर हूं, ठक्कर. ठीक है, राइट अगर मेरा एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है, इसका मतलब मैं सामने वाले जो जिसने मेरे को उधार दिया है, राइट जिसकी मेहरबानी पे मेरा धंधा चल रहा है, मैं उसको सामने पैसा चुकाने की हिम्मत रखता हूं. राइट हिम्मत भी रखता हूं और हैसियत भी रखता हूं, क्योंकि मेरे एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है. तो अगर मेरा बिजनेस समझ लो लॉस में भी चला गया ना, तो मैं क्या कर सकता हूं? सिंपली आई कैन सेल ऑल माई एसेट्स एंड आई कैन पे ऑफ माई लायबिलिटीज. ठीक है, राइट या तो क्या होना चाहिए, एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज. ठीक है, अगर मेरा समझ लो 50 लाख का एसेट्स है और मुझे लायबल है कि मैं 50 लाख मुझे पेमेंट करना है किसी को, तो मेरे पास 50 लाख वहां पे है और 50 लाख यहां पे मुझे पे ऑफ करना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली आई विल सेल ऑल द एसेट्स इन 50 लाख एंड फ्रॉम दैट 50 लाख आई विल गिव द सेम टू द पर्सन हु हैड हेल्प मी. ठीक है, मतलब जो भी मेरा लायबिलिटीज है वो मैं पे ऑफ कर दूंगा. ठीक है, तो ऐसा जो सिचुएशन होता है ना, जहां पे मेरा एसेट्स अगर लायबिलिटीज से ज्यादा हो, राइट या तो मेरा जो एसेट्स हो वो इक्वल हो लायबिलिटीज से, राइट उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो एक सॉल्वेंट पर्सन होता है. ठीक है, बट हमेशा एक चीज याद रखना, अवर एसेट्स शुड नॉट बी लेस देन द लायबिलिटीज. अगर वो ऐसा हो गया ना, इफ द एसेट्स इज लेस देन लायबिलिटीज, देन प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सपोज अगर मेरे समझ लो बिजनेस लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहा हूं मैं, और मेरा एसेट्स का वैल्यू भी कम हो गया है लायबिलिटीज के मुकाबले. ठीक है, तो मैं एसेट्स वगैरह सब कुछ बेच बाच के भी अपना जो लोन है जिसके लिए मैं लायबल हूं पेमेंट करने के लिए, अपने बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, अपने दोस्त यारों को, वो मैं कैसे भर पाऊंगा? राइट तो वो एक अच्छा सिचुएशन नहीं होता है वो. राइट सो दैट्स नॉट अ सॉल्वेंट सिचुएशन. तो सॉल्वेंसी के होने के लिए फायदा क्या है? राइट मतलब सॉल्वेंट होने का एक ही कंडीशन होना चाहिए, दो कंडीशन होने चाहिए. पहला तो अपना जो एसेट्स है वो लायबिलिटीज से ज्यादा होना चाहिए, या तो कम से कम एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज. ठीक है, सो रीड दिस लाइन वेरी नाइसली नाउ. सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड एंड इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेब्ट्स. एंड डेब्ट्स हम लोग कहां से खरीदते हैं, कहां से लेते हैं हम लोग डेब्ट्स वगैरह? राइट बैंक से, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या तो कोई मतलब जो एकदम प्राइवेट फर्म्स वगैरह होती है, समझ लो कोई दोस्त यार वगैरह है जिससे हम लोग ने लोन वगैरह लिया हुआ है, वो लोग से. ठीक है, बराबर. चलो एंड उसका चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज अ पर्सन्स टोटल एसेट्स have been calculated to 50 lakhs rupees and the total debts मतलब उसने उधारी पे लोन वगैरह कितना लिया? 30 लाख रुपए का. राइट सो सिंस his position is sound, he is able to pay off his debts and therefore he is called as a solvent person. ठीक है, मतलब अगर बिजनेस लॉस में भी चल रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, 50 लाख का एसेट्स बेच देगा वो. ठीक है, और उसमें से 30 लाख का वो लोन पे ऑफ कर देगा. राइट बाकी के 20 लाख अभी भी उसके पास बिजनेस में पड़े हुए. राइट देयरफॉर दिस इज अ केस ऑफ सॉल्वेंट पर्सन. ठीक है, अभी देखो सॉल्वेंट का उल्टा क्या होता है? इनसॉल्वेंट. मतलब जो भी हम लोग ने यहाँ पे भी स्टडी किया है ना, एसेट्स शुड बी मोर देन लायबिलिटीज और एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट का उल्टा इनसॉल्वेंट. राइट मतलब एसेट्स अगर मेरे लायबिलिटीज से कम है तो उसको हम लोग इनसॉल्वेंट पर्सन टर्म करेंगे. ठीक है, राइट सो रीड दिस लाइन्स वेरी केयरफुली. इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाउ. इसमें कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन का ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग ने सॉल्वेंट अच्छे से समझ लिया है. तो इनसॉल्वेंट इज अ पीस ऑफ अ केक फॉर यू नाउ. ठीक है, सो पर्सन whose liabilities are more than his assets is an insolvent person. Such a person cannot pay off his debts, after selling all his assets also. ठीक है, so read करो ये line. Such person's liabilities are more than his assets. ठीक है, so for example, a person's total assets or property have been calculated to 20 lakh rupees and his total debts are 50 lakh rupees. मतलब 20 लाख अगर बेच के, मतलब समझ लो 20 लाख उसने कमा भी लिया ना बेच के सब एसेट्स वगैरह, तो भी उसको 30 लाख एडिशनल भरने हैं. राइट उसके पास पैसे नहीं है उतने कि एसेट्स वगैरह बेच के वो लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दे. ठीक है, सो ये केस जो है ना वो एक इनसॉल्वेंट पर्सन का केस है वो. ठीक है, राइट सो रीड दिस लाइन. एंड he is not in a position to get any amount from any sources, and if the court is so satisfied then he will be declared as an insolvent person.
ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। ओके चलो, और एक नया आइटम हम लोग सीख लेते हैं आज, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। राइट, मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मतलब कैसे इंट्रोडक्शन जब भी हम लोग ने किया था पूरा अकाउंट्स का, तभी हम लोग ने बातों बातों में ये चीज देखा था कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। राइट, कहां से लेके कहां तक होता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो ये चीज। दिस इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो 12 महीने का पीरियड होता है। इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फॉर विच द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज्ड बाय द प्रोप्राइटर और द कंपनी और द बिजनेस, वॉट एवर इट मे बी, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, मतलब अर्लियर क्या होता था ना, अर्लियर द प्रोप्राइटर्स वर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, कैलेंडर ईयर। मतलब पहले क्या होता था, हम लोग के जमाने में पहले एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि जनवरी से लेके दिसंबर तक मतलब कैलेंडर ईयर वहां पे फॉलो किया जाता था, ठीक है। राइट, या तो फाइनेंशियल ईयर भी फॉलो करते थे हम लोग, और फाइनेंशियल ईयर और एनी ईयर अदर ईयर एज पर द ट्रेडिशन, ठीक है। बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पस आईटी वालों ने कैसे मैंडेट ला दिया है, बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पस एन अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स एट 31 मार्च। तो हम लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, जो भी है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का ही रहेगा वो। मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी हम लोग ने काम धंधा किया है ना, राइट, लेखा जोखा जो भी है पूरे साल भर का, उसी का हम लोग कंसिडर करेंगे और उसी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे, ठीक है। राइट, एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर सर्टन अकाउंट्स, दे हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, मतलब पूरे साल भर में क्या ट्रेडिंग किया, क्या बिजनेस से बाहर गया, क्या बिजनेस के अंदर आया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रेडिंग वगैरह करने के बाद में प्रॉफिट और लॉस हम लोग ने कितना जनरेट किया, प्रॉफिट हुआ था ट्रेडिंग करके कि लॉस हुआ था ट्रेडिंग करके, उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है दोस्तों, वो रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। सो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और वो सब करने के बाद में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज, कितना मेरा खुद का मालिक है और कितना लायबिलिटीज है। राइट, इफ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज देन इट इज अ गुड सिचुएशन, ठीक है। राइट, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों मैच होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दिस ऑल थिंग्स, हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे हम लोग सीखते जाएंगे वो लोग। तो इसको अभी इतना सीरियसली मत लो, ठीक है। सिर्फ इतना जान लो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, एज सिंपल एज इट इज। एंड माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली कि ये सब हम लोग क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं हम लोग, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मतलब पूरे साल भर में हम लोग जो बिजनेस जनरेट किया है, धंधा जो हम लोग ने किया है, उसका पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है, हम लोग को बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है, हम लोग को बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि स्टेबल रखना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी में क्या हालत चल रही है, इकोनॉमी के हिसाब से बिजनेस को कैसा डाइवर्सिफाई करना है, राइट। मतलब ये सब जो चीजें होती है ना, जो मैंने अभी आपको बताई 3-4 चीजें, वो हम लोग कब पहचान पाएंगे, जब हमारा ये अकाउंट्स बना हुआ रहेगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तभी हम लोग एक साउंड फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और अपने बिजनेस का एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं कि भाई क्या है, कैसा है, क्या करना है अभी आगे जाके, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस लाइंस वेरी नाइसली, ठीक है। एक बार चाहिए तो आप देख लो, ठीक है। हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च, मतलब कैसे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं पूरे साल भर में, ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड क्यों प्रिपेयर करते हैं, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। क्लियर इधर तक, फाइन। Now let's move ahead and understand, there are different basic accounting terminologies, तो हम लोग ने सीख लिया, राइट। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हम लोग ने अभी ऑलरेडी सीख लिया। अभी इसके साथ साथ देयर आर डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एज वेल, ठीक है। बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, देयर आर टोटल 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबको धीरे धीरे करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है, बिजनेस एंटिटी। अभी इसमें याद रखना, बिजनेस एंटिटी वर्ड में ही छुपा हुआ है बिजनेस, मतलब बिजनेस को रिलेटेड जो भी है उसके ऊपर ध्यान देंगे, ओनर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। सो रीड दिस लाइन वेरी नाइसली, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, बिजनेस हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है। मतलब बिजनेस एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होल्ड करता है, ओनर्स एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होल्ड करता है, राइट। और बिजनेस एंटिटी में, अंडर दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी, हम लोग सिर्फ बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे, ओनर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे,
ठीक है, मतलब क्या कहने का, सो बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओनर्स, राइट, नॉट ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ ओनर्स, सिर्फ बिजनेस के व्यू पॉइंट पे हम लोग अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, सो इतना याद रखना। एंड बेसिकली यहां पे जो हम लोग ट्रांजेक्शंस पोस्ट करते हैं ना, जो भी यहां पे ट्रांजेक्शंस होता है, एंट्रीज होता है, वो यहां पे कैसा होता है, ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नॉन बिजनेस जो ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, ओनर्स के जो ट्रांजेक्शंस वगैरह हो गए, वो हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, राइट, सो द पर्सनल ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एक्सेप्ट, नाउ रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अभी देखो, जब भी एक ओनर जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो लोग क्या करते हैं, खुद का कैपिटल वो लोग लाते हैं, राइट, खुद का कैपिटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो वो जो कैपिटल वो लोग बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, उसको और ड्राइंग्स को, जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में सिखाया था, राइट, प्रीवियस 2-3 पार्ट्स में, कि ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, समझ लो अगर ओनर ने बिजनेस में से, राइट, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, फॉर एग्जाम्पल यू नो पेइंग ऑफ LIC प्रीमियम पॉलिसी या पेइंग ऑफ हाउस रेंट वगैरह, या तो जो भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। मतलब यहां पे ओनर क्या कर रहा है पता है क्या, बिजनेस के साथ छेड़खानी कर रहा है वो। ठीक है, बिजनेस में पैसा लाया, कैपिटल लाया, और बिजनेस में से पैसा उठाया पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स किया, तो बिजनेस के साथ छेड़खानी हुआ। इसलिए ये जो दो टर्म्स है ना, कैपिटल और ड्राइंग्स को, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अंडर द बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, सो पर्सनल ट्रांजेक्शंस तो रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है, बट हाँ सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग्स ऐसे दो ट्रांजेक्शंस है, राइट, जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अंडर दिस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी। ठीक है, सो रीड दिस होल 3 to 4 लाइन्स वेरी नाइसली अगेन, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। कूल, चलो, आई होप यू आर क्लियर टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ मनी मेजरमेंट। ठीक है, तो अभी देखो नाम में छुपा हुआ है मनी, मतलब मनी के रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो पढ़ो ये चीज, द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम लोग, द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मतलब मनी का या तो लेती होना चाहिए या तो देती होना चाहिए, लेन देन, या तो लेती या तो देती, जहां पे मनी का मतलब वास्ता है वहीं पे हम लोग इसको टर्म करेंगे मनी मेजरमेंट वाला अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये। ठीक है, सो अंडर दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट व्हाट दे आर टेलिंग इज ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मतलब वो सभी ट्रांजेक्शंस जो बुक ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करोगे उसका सिर्फ मनी के टर्म्स में लेना देना होना चाहिए। ठीक है, मनी को छोड़ के और कोई टर्म्स का लेना देना होना नहीं चाहिए वहां पे। ठीक है, सो पढ़ो ये लाइन आराम से। ठीक है, और वी कैन ऑल्सो से दैट द ट्रांजेक्शंस दैट डू नॉट इन्वॉल्व मनी, जहां पे मनी का लेन देन हो रहा ही नहीं है, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, समझ लो कोई मेरा एम्प्लॉइज नाराज है, मैंने किसी को तो जॉब पे रखा है, ठीक है, मैंने उनकी मांगे पूरे नहीं की, वो लोग हड़ताल पे उतर गए, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज, सो दिस इज नॉट यू नो ट्रांजेक्शन। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हम लोग है ना मनी मेजरमेंट के अंदर हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई मनी का वास्ता ही नहीं है ना इसमें, ना तो मनी अंदर आ रहा है ना तो मनी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट। ठीक है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब समझ लो एक दो एम्प्लॉय है मेरे पास, राम और श्याम। ठीक है, राम ज्यादा एफिशिएंट है, श्याम थोड़ा कम एफिशिएंट है, तो मैं इसको थोड़ी ना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा कि राम इज लेस एफिशिएंट, राइट, श्याम इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो वो मैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूं, राइट। सो दिस आर दो यू नो दिस आर द टू क्लासिक एग्जांपल्स, right, where we can say these are the transactions which does not involve money, right, so we can not include it under the concept of money measurement. ठीक है, तो ये दोनों चीज थोड़ा ध्यान रखना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर? चलो तो अभी आगे बढ़ते। Yes, this is the third concept of, you know, this is the very most and important accounting concept, very 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 important, right, which is called as dual concept. अभी देखो सिंगल मतलब चलो वन होता है, सिंगल मतलब वन, ड्यूअल मतलब टू, राइट। सो ड्यूअल कंसेप्ट का मतलब कहता है देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व ओवर हियर। ठीक है, तो चलो रीड करते हैं ध्यान से, शांति से रीड करो। ठीक है, एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, मतलब जो भी चीज हम लोग बिजनेस में करेंगे ना,
राइट। पूरा साल भर में बिजनेस में लेन देन वगैरह जो भी है उसके दो इफेक्ट होते हैं, राइट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ ड्यूअल इफेक्ट, ठीक है। चलो मतलब ये अब ड्यूअल इफेक्ट का मैंने आपको डेफिनेशन थोड़ा सा समझा दिया है, ठीक है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल इफेक्ट, ठीक है। तो फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। मतलब हर डेबिट का क्रेडिट तो होना ही होना है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है ये चीज। दिस इज द बेसिक गुड टू नो नॉलेज अबाउट द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, राइट। तो जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, उस पे पूरा बेस आधार है, ठीक है। बेस क्या बोलता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल समझ लो मैंने किसी से फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। आई बॉट फर्नीचर इन कैश, सो देयर आर टू अकाउंट्स व्हिच आर गेटिंग इफेक्टेड, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं वापस बोलता हूं। सपोज आई परचेज द फर्नीचर फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, राइट। तो मैंने उसको कैश दिया शॉप वाले को, ठीक है। तो देयर आर टू अकाउंट्स व्हिच आर गेटिंग अफेक्टेड। मेरे घर पे फर्नीचर आ रहा है और मेरे घर से कैश जा रहा है, सो देयर इज अ ड्यूअल एस्पेक्ट, ठीक है। ड्यूअल एस्पेक्ट उसका, फर्नीचर के ऊपर भी मतलब उसका इंपैक्ट आया और कैश के ऊपर भी उसका इंपैक्ट आ गया, ठीक है, ओके। एंड सपोज सिमिलरली, सपोज मैंने कहीं से तो मशीनरी खरीदा है, राइट। तो दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं, मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। सेम वे समझ लो मैंने 11th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक खरीदा है दुकानदार के पास से, तो दो अकाउंट्स फिर से इफेक्ट हो रहे हैं। मैंने बुक खरीदा तो बुक मेरे घर पे आया और मेरे हाथ से कैश गया, ठीक है। तो बुक अकाउंट एंड कैश अकाउंट इज इफेक्टेड ओवर देयर, okay. So hence I can say that every transaction has two aspects which is called as dual effect, ठीक है। and this is a basic good to know knowledge about the double entry book keeping system, ठीक है। ये पूरा जो अपना सेकंड चैप्टर है इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। हम लोग ध्यान से वो सब वहां पे सीख लेंगे कि ड्यूअल इफेक्ट का जो एंट्रीज है वो कैसे पास करना है, लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीख लेंगे, राइट। नॉट टू वरी, ठीक है। इधर तक क्लियर हो गया, कूल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस एक बार ही पढ़ लो, सिर्फ इतना पढ़ लो, इसमें कुछ ऐसा ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट वी हैव एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। सिर्फ एक याद रखना है, एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या चीज है, कैसे उसको फाइंड करना है, सॉल्यूशंस कैसे करना है, एग्जांपल्स कैसे होते हैं, हम लोग सब कुछ एकदम डिटेल में साथ देखेंगे वो सब वहां पे इन अवर चैप्टर नंबर 2 विच इज कॉल्ड एज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस, ओके। चलो, सो आई होप मतलब इधर तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, ठीक है। कोई बात नहीं, इधर तक आप एक बार अच्छे से देख लेना, गिविंग यू 30 सेकेंड्स। कुछ भी अगर होता है तो यू कैन गेट बैक टू मी ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और माई ईमेल आईडी, ठीक है। सब कुछ मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मेंशन किया हुआ है, ओके। नो वरीज। चलो, ऑल द बेस्ट।